अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अरे भैया इसके बिना तो अकाउंट्स बन ही नहीं सकता, हम कंपनी को एनालाइज ही नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी ए, उसको 2023 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए और 24 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 120 करोड़। अब आप मुझे बताओ भैया कंपनी ग्रो कर रही है क्या? सर ये तो कोई भी बता देगा 100 करोड़ से 120 करोड़ से 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बट ऑब्वियस ये जो कंपनी है ये ग्रो कर रही है। यहां पे 100, यहां पे 120। सर बड़ा सिंपल है, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो? अरे नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया देखो ये आप बताओ कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बट आपको एक चीज नहीं पता। कंपनी ए ने जो 23 के अंदर जो रूल फॉलो किया था डेप्रीसिएशन का, वो एफएलएम मेथड किया था। देखो डेप्रीसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, एफएलएम, डब्ल्यूडीवी, एन्युटी मेथड एक्सेट्रा। तो यहां पे उसने एफएलएम मेथड फॉलो किया और 24 के अंदर उसने मेथड ही चेंज कर लिया और उसने मेथड बता दिया डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज कर लिया। मतलब यहां पे एफएलएम मेथड फॉलो करता था, कंपनी ए को लगा चलो अब अगले साल मेथड ही चेंज कर लेते हैं, और यहां पे मेथड चेंज करके उसने डब्ल्यूडीवी मेथड कर दिया। तो यहां पे एफएलएम मेथड से 100 करोड़ आ रहा है और डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज करने से उसका प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए 2024 के अंदर आ रहा है। बट एक्चुअली क्या हुआ, मेथड चेंज करने से कंपैरिजन डिफिकल्ट हो गया। आप सीबीएसई बच्चे को आईएससी के से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका अलग अलग रूल्स होता है। आप फ्लाइट की स्पीड को गाड़ी की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, गाड़ी की स्पीड साइकिल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां पे उन्होंने दो अलग अलग मेथड फॉलो कर लिए, तो यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस भी आ गया। क्या होता अगर वो सेम मेथड फॉलो करता? मतलब यहां पे भी एफएलएम और यहां पे भी एफएलएम कर सकता था ना, उसने मेथड चेंज क्यों किया? कोई ना कोई उसके मन में कुछ प्रॉब्लम होगी, कंपनी के मन में। अगर वो सेम मेथड फॉलो करता तो यहां पे भी अगर एफएलएम फॉलो करता और कंपनी 2024 के अंदर भी एफएलएम फॉलो करता, तो उसका 90 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आ रहा है। मतलब एफएलएम मेथड फॉलो करने से प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़ रुपए और एफएलएम मेथड फॉलो करने से 2024 में प्रॉफिट आ रहा है 90 करोड़। अब आप बताओ, सिचुएशन पलट गई ना, एकदम से वक्त बदल गया। 100 करोड़ से 90 करोड़, 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? सेम मेथड फॉलो कर रहा है तो भी आपका 10 करोड़ प्रॉफिट कम हो गया। तो अब आपको अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता हो कि भैया कि वो सेम मेथड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसने अलग अलग मेथड फॉलो किए, तभी तो आप कंपनी को एनालाइज कर पाओगे। तो यहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड आ गई कि जो भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स बनाएगी तो वो हर साल एक ही रूल फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि आज अलग रूल, अगले साल अलग रूल, उसके अगले साल अलग रूल। अगर ऐसे अलग अलग रूल करती रहेगी तो मैं कंपनी को मैं जो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूंगा कि कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है? तो यहां पे देखो, अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ होता तो हमने ये मान लिया था कि 2024 में कंपनी ग्रो कर रही है, पर कंपनी ने सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने की वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया था, 100 से 120 हो गया था। अगर वो सेम फॉलो करती तो 100 से 90 हो रहा है, मतलब 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो यहां पे दैट्स व्हाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब एक तरह से रूल्स है, जैसे साइंस में रूल्स होते हैं ना कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, यहां पे अकाउंट्स में भी हमने कोई रूल्स बना दिए हैं। देखो बिना रूल्स के लाइफ नहीं चलती है। अगर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो आपका गाड़ी मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहां पे अकाउंट्स में भी हमने रूल्स बना दिए कि इतनी हजारों कंपनी है, हम अभी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस में अलग कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो ग्लोबली हम कैसे कंपेयर करेंगे मेरी कंपनी को यूएस की कंपनी को? तो हमारे पास क्या सिस्टम होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर मेरे इंडिया में भी हजारों लाखों कंपनी है, हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे? अलग अलग, अगर सब अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रखे हैं। तो दे आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइन डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दे आर फॉलोड इन गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। तो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक मैन मेड है, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने रूल्स बनाए। वाटर का फॉर्मूला H2O ये तो फिक्स है, ये तो भगवान ने बनाया कि हाँ भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
मिलेंगे तो वाटर बनेंगे। पर ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक मैन मेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक मैन मेड है एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हुआ वो रीजन हुआ। जैसे सपोज करो कि ट्रैफिक लाइट है तो रेड लाइट पे रुकेगी, ग्रीन लाइट पे चलेगी, ऑरेंज लाइट पे वो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल्स क्यों बनाए? एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए ना। डायरेक्ट रेड और ग्रीन लाइट तो नहीं कर ली, ऑरेंज लाइट भी डाली ना, तो यहाँ पे वही हमने किया, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने बनाया। दे आर नॉट टेस्टेड इन लेबोरेटरी लाइक द लॉ ऑफ द फिजिक्स, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर यहाँ पे नहीं चलता, हमने मैन मेड बनाया है। दूसरा ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर मान लो मैंने कोई बना दिया तो सब कंपनी को फॉलो करना ही है। अगर कोई कंपनी को लग रहा है कि ये फॉलो करने से मेरा प्रॉफिट सही नहीं दिख रहा, सही मतलब ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं भी करेगी तो चलेगा। आप एक बात बताओ, ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हो तो सबके लिए ट्रैफिक लाइट का अगर नियम सेम होगा तो एम्बुलेंस भी रुक जाएगी ट्रैफिक लाइट पे। तो ट्रैफिक लाइट हमने एम्बुलेंस के लिए अलग रूल बनाया है ना कि भैया कि वो लाल लाइट पे भी जा सकती है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है कि अगर कोई कंपनी को लग रहा है, जेन्युइन रीजन है, वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि भाई अगर मान लो मैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, मैं दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो फॉलो कर सकता है। फ्लेक्सिबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, आपको फॉलो करना चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर ये मेरा ये रूल बनाने से मेरा जो प्रॉफिट है वो सही नहीं दिख रहा है, ये ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो आप चेंज भी कर सकते हो। दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड दे आर जनरली एक्सेप्टेड। नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल ग्लोबली सारी कंपनी फॉलो करती हैं, क्या वो US की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंडिया की हो, क्योंकि आजकल हम अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं करें, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया। अभी हम जो भी हम कंपनी हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हैं, हमें बाहर के लोग भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड है। ऐसे हम कोई अतरंगी प्रिंसिपल नहीं बना देंगे, जो ग्लोबली फॉलो होते हैं वही हम करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो फिर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप, तो मैंने आपको तीन आपको बता दिए, एक तो मैन मेड है और एक फ्लेक्सिबल है और एक दे आर जनरली एक्सेप्टेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको मैं दो हेडिंग में डिवाइड करता हूं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन दोनों में फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन में कौन कौन से आते हैं। एक आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और एक होता है अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं? देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं दोज एजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट। मतलब जब भी हम कोई एनुअल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने फंडामेंटल जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जो कि 3 एजम्पशंस होते हैं, वो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। मतलब सपोज करो कि अगर मैं बोलूं कि मैं चल के आया, तो आप क्या एज्यूम करोगे? मैं चल के कैसे आया? मैं पैरों से चल के आया। आप ये तो नहीं एज्यूम करोगे कि मैं हाथों से चल के आया। तो ये आपका एक फंडामेंटल एजम्पशन है कि भैया इंसान चल के आएगा तो वो पैरों से चल के आएगा। तो यहां पे जब हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो हर कंपनी को ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जो 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, ये कंपनी फॉलो करेगी। क्या वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में लिखे या नहीं लिखे, हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि भैया इस कंपनी ने ये वाले अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो किए ही हैं। तो यहां पे क्या हो गए? दो ज्यादा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड। बट अगर सपोज करो कोई कंपनी को ये एजम्पशंस नहीं फॉलो करने हैं, ये 3 एजम्पशंस नहीं फॉलो करने हैं, तो उसको स्पेशली लिखना पड़ेगा कि भैया कि मैंने ये अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किए। जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल दिया कि अगर मैं हाथों से चल के आ रहा हूं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं चल के आया हूं, पर मैं हाथों से चल के आया हूं। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अगर मैंने नहीं डिस्क्लोज किया तो आप एजम्पशन लोगे कि भैया ये जो 3 एजम्पशन है ये सारी कंपनी फॉलो करेगी। और अगर ये कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो कंपनी को स्पेशली लिखना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट्स में कि भैया हमने ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेल कंसर्न फॉलो नहीं किया है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है कंसिस्टेंसी और एक होता है एक्यूरेल कंसर्न। एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले अपन डील करते हैं
गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होते हैं? देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन? एज पर दिस assumption it is assumed that business will continue for the foreseeable future and there is no intention to close down the business। मतलब गोइंग कंसर्न assumption बोलता है कि अगर हमने कोई बिजनेस किया है तो हम यही assumption लेंगे कि भैया बिजनेस चलता रहेगा जितना हम फ्यूचर देख सकते हैं। नॉर्मली हम फ्यूचर कितना देख सकते हैं कि हाँ 2-3 साल 5 साल का फ्यूचर हमें पता है कि चलो हमारी कंपनी चलेगी। तो जब भी हम कोई एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि भैया हमारी जो कंपनी है वो चलती रहेगी और वो बंद नहीं होने वाली। तो ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई, सपोज करो हमने कोई एसेट लिया, सपोज करो कि मैंने एक ये लैपटॉप लिया। लैपटॉप कितने का लिया? 1 लाख का। अब 1 लाख का लैपटॉप लिया, मुझे पता है कि ये जो 1 लाख का लैपटॉप है ये 4 साल चलेगा, 4 साल के बाद लैपटॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। एजम्पशन लेते हैं। तो अब मुझे ये जो 1 लाख का जो लैपटॉप है इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं तो मैं, ये मेरा बड़ा खर्चा है, तो ये जो लैपटॉप है ये कितने का है? 1 लाख रुपए। ये मैं कहां दिखाऊंगा? अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। क्यों? इसकी लाइफ 4 साल से ज्यादा है और मुझे लग रहा है कि मेरी जो कंपनी है, मेरा बिजनेस है, वो भी 4 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। मतलब एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कोई एजम्पशन नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस 2 साल बाद बंद हो जाएगा, 3 साल बाद बंद हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है और मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर के अंदर, फोरसेबल फ्यूचर के अंदर मेरा यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। इसको मैं बोलता हूं गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो यहां पे जो लैपटॉप मैंने दिखाया, तो ये 4 साल तक मैं इसको 1 लाख रुपए दिखाऊंगा, हर साल इसको डेप्रिशिएट करूंगा, नेक्स्ट डे 75, उसके बाद 50, उसके बाद 25 दिखाऊंगा, जो डेप्रिशिएशन कांसेप्ट में पढ़ेंगे। बट अगर सपोज करो कंपनी को लग रहा है अगले 1 साल के अंदर मेरी कंपनी बंद होने वाली है, मैंने लैपटॉप लिया 1 लाख का, कितने की लाइफ है? 4 साल। पर अगर मुझे लग रहा है कि भैया 1 साल मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है और अगले 1 साल के अंदर मेरे पास ठोस सबूत है कि 1 साल में मेरी कंपनी बंद होने वाली है, तो फिर मैं लैपटॉप है ना, मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं लैपटॉप कहां दिखाऊंगा? मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं दिखा दूंगा कि भैया मेरा लैपटॉप का जो खर्चा है वो मेरा 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू 0 होने वाली है, बिकॉज मेरी 1 साल के अंदर कंपनी बंद होने वाली है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, अगर कंपनी ने कुछ नहीं लिखा हुआ अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, आप कोई भी कंपनी ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, अगर उसने कहीं नहीं लिखा हुआ गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में, तो हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी चलती रहेगी फ्यूचर के अंदर। हाँ, अगर कंपनी को लग रहा है कि अगले 1-2 साल में मैं बंद होने वाली हूं, तो उसको स्पेशली लिखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कि भैया मेरी कंपनी 1-2 साल के अंदर बंद हो रही है और मैंने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है, और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से ही मैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क कर पाता हूं। जैसे कि मैंने लैपटॉप खरीदा, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूं तो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा और धीरे धीरे 75-50 करके मैं बैलेंस शीट में कम करता रहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा। पर अगर गोइंग कंसर्न में फॉलो नहीं कर रहा तो डायरेक्टली मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा। चलो इसका आप इसका क्वेश्चन है, एज पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर व्हाट? 5 years, 2 years, लॉन्ग पीरियड, 10 year। हम एज्यूम करेंगे लॉन्ग पीरियड। हमें लगता है कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, तो ये लॉन्ग पीरियड हमारा आंसर रहेगा। व्हेन कंपनी प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन व्हिच ऑफ द प्रिंसिपल इज फॉलोड? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है और कंपनी को लग रहा है कि कंपनी चलती रहेगी, तो वो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। क्लियर है? चलो, तो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, फंडामेंटल के अंदर मैंने गोइंग कंसर्न सिस्टम बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट वंस सेलेक्टेड एंड एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अगर मैंने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर दिया तो मैं हर साल वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। मतलब देखो, होता क्या है, अकाउंटिंग कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है ना कि आपको एक ही सिस्टम फॉलो करना है। लॉ ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो, ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडियली हर साल वही सिस्टम फॉलो करना है। तो अगर सपोज करो आप
आपने डेप्रीसिएशन लगाया, जैसे मान लो मैंने डेप्रीसिएशन चैप्टर पर जब मैं आऊंगा, अगर मैंने डेप्रीसिएशन चैप्टर के अंदर मैंने एसएलएम मेथड फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं एज्यूम करूंगा हर साल कंपनी एसएलएम मेथड फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि भैया एक साल एसएलएम मेथड फॉलो किया, दूसरे साल डब्ल्यूडीवी फॉलो किया, तीसरे साल एन्युटी फॉलो किया, नहीं, हर साल ऐसे चेंज मत करो। अगर आप कोई एक चीज फॉलो कर रहे हो तो वो हर साल आप फॉलो करो। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, आपको रीजन बताता हूं। सपोज करो एक कंपनी है रिलायबल लिमिटेड, उसकी 2021 में नेट प्रॉफिट है 100 करोड़, ठीक है ना, वो फॉलो कर रही है एसएलएम मेथड, और 2022 में उसका नेट प्रॉफिट है 120 करोड़। अब आप बोलोगे 100 करोड़ से अगले साल उसका प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए हो गया, 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया, पहले 100 करोड़ कमाए, इस साल 120 करोड़, कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है। बट हुआ क्या, कंपनी ने इस साल फॉलो किया एसएलएम मेथड और दूसरे साल फॉलो कर लिया, उसने मेथड ही चेंज कर दिया डेप्रिसिएशन का, डब्ल्यूडीवी मेथड। तो यहां पे मेथड चेंज करने से प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आ गया। क्या होता अगर कंपनी एक ही मेथड फॉलो करती, भाई कंपनी ने ये जो रिलायबल लिमिटेड है उसने 2021 में क्या फॉलो किया था, एसएलएम मेथड, अगर 2022 में भी एसएलएम फॉलो करती तो उसका प्रॉफिट कितना निकलता, 2021 में तो एसएलएम फॉलो किया 100 करोड़, अगर यहां पे वो एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती तो उसका प्रॉफिट निकलता 90 करोड़, मतलब यहां पे 100 करोड़ और यहां पे 90 करोड़। अब आपके देखो सिचुएशन उल्टी हो गई ना, 100 करोड़ से 90 करोड़ प्रॉफिट हो गया, 10 करोड़ प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सेम मेथड फॉलो किया। तो यहां पे आप कंपैरिजन ठीक कर सकते हो कि भैया ये जो कंपनी है ये ठीक नहीं कर रही है, 100 करोड़ का 90 करोड़ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, तो कहीं ना कोई कंपनी में इश्यू है। यहां पे कंपनी ने क्या किया, घोटाला करके मेथड ही चेंज कर लिया, अपने मर्जी से कि मैं मेथड चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट बढ़ाना था। हर कंपनी चाहती है कि आपको बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाए, अगर आपको बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाएगी तो आप उसके अंदर पैसा लगाओगे, कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी को अगर मेथड चेंज करना है तो उसको लीगली प्रॉपर वे में करना है, कोई रीजन देना पड़ेगा। तो यहां पे कंपनी ने अगर एसएलएम मेथड फॉलो करती तो देखो उसका कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो यहां पे कंपनी को हर साल एक ही मेथड फॉलो करना है। अगर वो एसएलएम फॉलो करी तो एसएलएम, डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी उसको करना है, मतलब जो उसने एक रास्ता ले लिया वही आपको रास्ते में अगले साल हर साल चलना है। बट सपोज करो मैंने आपको एक बात बता दी कि हर साल चलना है, बट होता क्या है, कभी कभी हमें रूल्स या अपने मेथड चेंज करने होते हैं। हम ऐसा नहीं है, लॉ ने ऐसा नहीं बोला, अकाउंट ने ऐसा नहीं बोला कि आपको हर साल एसएलएम फॉलो करना। अगर आपने इस साल एसएलएम फॉलो किया तो अगले साल भी एसएलएम करो, नहीं, लॉ ये नहीं बोला। लॉ ये बोल रहा है जितना हो सके आप सेम मेथड फॉलो करो। बट अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं ये जो मेथड चेंज करने से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा सही दिख रही है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा सही पिक्चर शो कर रही है, तो आप मेथड चेंज कर सकते हो। तो यस, यू कैन चेंज द मेथड, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ चेंजिंग द मेथड, हाउएवर डजंट मीन दैट प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज, इट कैन बी चेंज। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग। लॉ नहीं बोल दिया, अगर लॉ नहीं बोल दिया, सपोज करो आप हर साल एसएलएम फॉलो कर रहे हो, अब लॉ नहीं बोल दिया भाई साहब अकाउंट बनाने के लिए आप एसएलएम मेथड फॉलो नहीं कर सकते, तो अगर लॉ नहीं बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, तो आप एसएलएम मेथड आप फॉलो नहीं करोगे, फिर आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। फिर आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोलोगे अरे भैया मैं तो एसएलएम मेथड फॉलो करता हूं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, हर साल एसएलएम फॉलो करूंगा, नहीं, लॉ ने बोल दिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर चेंजेस रिजल्ट इनटू अ मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं ये जो अकाउंट्स में ये अगर मैं चेंज कर लूंगा, इससे मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा क्लियर पिक्चर शो करेगा। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मतलब नहीं है, ज्यादा क्लियर मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा जो ये मेथड फॉलो करने से प्रॉफिटेबिलिटी सही पिक्चर शो कर रहा है, मतलब इससे लोगों को सही पिक्चर बता रहा हूं कि मेरा इतना प्रॉफिट है। मेरा इंटेंशन चेंज करने का ये नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊं, हो सकता कम हो, बट अगर मैं चेंज कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये ट्रू पिक्चर दिखा रहा है, तो ये मैं मेथड चेंज कर सकता हूं। तीसरा, इफ द एंटरप्राइज अडॉप्ट द अल्टरनेटिव प्रैक्टिस इट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर जिस साल कंपनी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अंदर अगर कोई मेथड चेंज करती है तो कंपनी को बताना पड़ेगा अपने
अपने शेयर होल्डर्स को कि देखो मैंने सपोज करो कंपनी ने यहाँ पे चेंज किया एसएलएम मेथड फिर डब्ल्यूडीवी मेथड किया तो यहाँ से 100 से 120 करोड़ होगा, तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि अगर मैं एसएलएम ही फॉलो करता तो मेरा प्रॉफिट 90 करोड़ आता, मैंने मेथड चेंज किया क्योंकि मुझे लग रहा है मेथड सही है, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, तो मेरा इस मेथड की वजह से 90 से मेरा प्रॉफिट 120 हो गया, 30 करोड़ प्रॉफिट मेथड चेंज से बढ़ा। तो जब भी आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये बात को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैंने मेथड चेंज किया, मेथड चेंज करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली कंपनी को कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना ही है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, हर कंपनी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी फॉलो नहीं करेगी, हर कंपनी को हर साल एक ही सिस्टम फॉलो करना है, पर वो चेंज भी कर सकती है, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। चलो मैं आपको टेस्ट लेता हूं। डेप्रिसिएशन मेथड वन सप्लायर शुड बी एडॉप्टेड ईच ईयर, वो किस पे बेस्ड है? हर साल मुझे डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। दूसरा, कंपनी कैन चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इफ लॉ रिक्वायर्स, if it result in meaningful presentation, if enterprise adopt it have to disclose। तो आंसर हो गया all of the above। क्लियर है? आपका आंसर हो गया। चलो अब मैंने आपको क्या बता दिया, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के मैंने दो मेथड बता दिए। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, हर कंपनी को फॉलो करना है। तीसरा होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? द एक्रूअल कंसेप्ट। तो ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट ये एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्रूअल प्रिंसिपल होता है। क्या बोलता है एक्रूअल प्रिंसिपल? एक्रूअल प्रिंसिपल बोलता है द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ account when it is entered into and not when the settlement is done। मतलब अगर हमने कोई बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गई है आप उसको रिकॉर्ड करो, पैसा आया या नहीं आया, उसका सेटलमेंट कब होना है वो बात की बात है। ट्रांजैक्शन हो गई है तो आपको रिकॉर्ड करना है। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है रिलायबल लिमिटेड, मैं शर्ट बेचता हूं। मैंने एक शर्ट बेचा 5000 का 27 मार्च को। मेरा ईयर एंड कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो मैंने 27 मार्च को बेचा 2023 को। तो चलो सपोज करो ये मेरा ईयर है, मेरा ईयर स्टार्ट होता है 22 को और मेरा ईयर खत्म होता है 23 को। मैंने शर्ट बेचा 27 मार्च को बेचा, 23 को बेचा। ओके, कितने का बेचा? 5000। अब उस बंदे को जो मैंने बेचा उसने बोला मैं पैसे अभी नहीं दूंगा। उसने पैसे मुझे कब दिए? उसने मुझे पैसे दिए 5 अप्रैल को दिए, 5 अप्रैल को दिए। अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? जिस दिन मैंने सामान बेचा उस दिन, या जिस दिन मुझे पैसे मिल गए उस दिन? तो यहां पे एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि जब आपकी ट्रांजैक्शन कब हो गई है, आपकी डील कब हुई है, आपकी कंपनी की और इस पर्सन की डील कब हुई है कि भैया उसने सामान खरीदा, इसका मतलब है उसने वो सामान खरीद लिया। पैसे वो बाद में देगा, दैट इज इररेलेवेंट। उसने सामान कब खरीदा? 27 मार्च को। तो मैं 27 मार्च को ये वाले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा कि भैया इस साल क्या हो गया, इस साल मेरा क्या होगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पूरे साल के अंदर सपोज करो मैंने एक ही शर्ट बेचा तो मैंने 5000 रुपए सेल्स रिकॉर्ड कर ली। तो मतलब मैं एक्सपेंस जो सेल्स कब हुई है, मेरी FY 22-23 को हुई है या 23-24 को हुई है? तो मेरी सेल्स हुई है 22-23 में। मतलब यहां पे अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 के बीच में मेरी सेल्स हुई है। क्योंकि मेरी सेल्स कब हुई है? मेरी सेल्स हुई है 27 मार्च को, तो यहां पे हुई है। मुझे पैसा इस साल आया है, मुझे पैसा अगले साल आया है, दैट इज इररेलेवेंट। पर मेरी ट्रांजैक्शन कब हुई है? मेरी ट्रांजैक्शन इस साल हुई है, तो मैं इस साल रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं आपको यही कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक्यूरेट कंसेप्ट बोलता है कि जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है आप उस साल रिकॉर्ड करोगे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे 2023 का, तो आप रिकॉर्ड करोगे कि भैया मेरी सेल्स हो गई 5000। भले ही मुझे पैसा अगले साल मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो उस पर्सन का नाम है राहुल, तो मैं यहां पे ये दिखा दूंगा कि भाई 31 मार्च को मुझे राहुल से 5000 रुपए लेने हैं। पर मैं उसको इनकम कब दिखाऊंगा? जब मेरी ट्रांजैक्शन हो गई है। तो मेरी ट्रांजैक्शन इस दिन हो गई है ना, तो मैं इस साल दिखाऊंगा। और यही बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। सिमिलरली एक्सपेंस के अंदर भी हम यही सिस्टम फॉलो करेंगे। सपोज करो रिलायबल लिमिटेड ने एक एम्प्लॉय हायर किया
किया, उसकी जो पूरी जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए पर ईयर सैलरी है। कितनी है? पूरे साल की जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए है। मैंने इस साल भाई साहब जी को सिर्फ 4 लाख रुपए पे किए। मैंने 4 लाख रुपए पे किए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक बात बताओ, मैं एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करूंगा? देखो होता क्या है, मेरा जो साल शुरू हो गया 1/4/22 को शुरू हुआ और मेरा 31/23 को खत्म हुआ। पूरे साल भर उस बंदे ने जम के मेहनत की, और उसने मेहनत करने की, मैंने कितने कहा था कि भाई मैं देखो 6 लाख रुपए सैलरी दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे उसने जो पूरी मेहनत की वो 6 लाख रुपए की, वो पूरे साल मेरे यहाँ पे मेरी कंपनी में आया, जॉब किया और उसकी 6 लाख रुपए सैलरी हो गई। अब उस 6 लाख रुपए जो सैलरी है, मैंने उसको सिर्फ 4 लाख रुपए ही पे किया। तो मैं वो खर्चा कब रिकॉर्ड करूंगा? मैं खर्चा यहां रिकॉर्ड करूंगा या फिर यहां रिकॉर्ड करूंगा? एक बात बताओ, उस बंदे ने मेरे यहाँ पे काम कितने महीने किया? सर 12 महीने काम किया। 12 महीने की सैलरी कितनी होती है? 6 लाख। अब जब उस बंदे ने मेरे यहाँ पे काम किया, उस पीरियड की मैं सैलरी दे रहा हूं ना, मैं इस पीरियड की सैलरी दे रहा हूं 6 लाख रुपए, तो मैं 6 लाख रुपए यहां रिकॉग्नाइज करूंगा। मैंने पे भले ही उसको 4 लाख रुपए किया, उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरा खर्चा 6 लाख रुपए यहां पे हो चुका है। उस बंदे ने मेरे यहाँ पे काम किया, 12 महीने काम किया और मैं उसको 12 महीने की सैलरी देना, मुझे उसको ड्यू बनता है, तो मेरा खर्चा 6 लाख रुपए तो हो ही गया। हाँ, अब आप बोलोगे सर आपने पे तो 4 लाख रुपए किए, तो आप इसको दिखाओगे कैसे? तो देखो, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहां पे दिखाऊंगा कि भैया मेरी जो सैलरी जो मेरा खर्चा हुआ वो 6 लाख रुपए हुआ। मैंने भाई साहब को सिर्फ 4 लाख रुपए पे किए, तो यहां पे इसका मतलब है कि मुझे 2 लाख रुपए और पे करने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, मेरी लायबिलिटी में दिखाऊंगा कि भाई साहब मुझे उसको 2 लाख रुपए पे करने हैं। मतलब टोटल 6 लाख की सैलरी है, मैंने उसको 4 लाख पे किए और बाकी के जो 2 लाख है वो मुझे फ्यूचर में पे करने हैं, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, बट इस डेट पे 2 लाख रुपए ड्यू है। पर कंसेप्ट, मुद्दे की बात क्या है कि भैया एक्यूरेट कंसेप्ट बोलता है जब आपका खर्चा हो गया, एज पर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बुक ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। अगर मेरा खर्चा हो गया, मैंने चाहे पे किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मेरा खर्चा हो गया, क्या हो गया। मैं अगर कोई फ्लाइट में गया, 10,000 रुपए का मेरा टिकट लग गया, मैंने फ्लाइट वाले को भी पैसे नहीं दिए, मैं ट्रेवल करके आ गया, भाई साहब खर्चा हो गया, इसी साल रिकॉर्ड करना है। मैंने पेमेंट उसको 2 साल बाद करूं, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा आज हो गया तो आज ही रिकॉर्ड करोगे, आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो वो इररेलेवेंट है। यही बोलता है एक्यूरेल कंसेप्ट बोलता है। क्लियर है? चलो अपन टेस्ट करते हैं। एज पर, अब आप मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ। इफ द एंटरप्राइज सोल्ड गुड फॉर 50,000 ऑन 29 मार्च को 50,000 का सामान मैंने बेच दिया, मुझे कैश मिला 5 अप्रैल को मात्र 30,000। 20,000 तो मिले ही नहीं, 20,000 तो मिले ही नहीं, बाद में मिलेंगे। पर मैं इसको रिकॉर्ड कब करूंगा? अब बताओ ना। अरे भैया ट्रांजैक्शन कब हुई है? 50,000 29 मार्च को हुई है ना, तो भैया मेरी जो इनकम जो होगी वो 50,000 रुपीज ही होगी। तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इनकम इतनी होगी। रिकॉर्ड कब करूंगा? मैंने 29 मार्च 2022, तो 29 मार्च 2022 कब आता है? ये आता है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो मैंने 29 मार्च को किया ना, तो ये साल आता है 21-22 में आता है। तो यहां पे 21-22, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मैंने सामान कब बेचा? मैं 29 मार्च को। कौन से साल में बेचा? इस साल में बेचा, तो इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा। पूरा का पूरा 50,000 रिकॉग्नाइज करूंगा इस साल। मैं 30,000 मुझे मिले, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं रिकॉग्नाइज इनकम इस साल करूंगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, एज पर द इफ एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स ऑन 24 मार्च एंड कैश इज रिसीव ऑन 28 मार्च, 40,000 का सामान बेचा, 30,000 का उसी 2 दिन बाद सामान, मुझे पैसा मिल गया, बैलेंस मिला नहीं। अरे मुझे क्या करना, मैंने सामान कितने का बेचा? 40। तो या तो ये होगा या ये होगा। मैंने 24 मार्च 2022 को बेचा, मतलब 21-22 के अंदर बेचा, तो मेरा 21-22, तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो, तो अब मैंने आपको एक्यूरेल कंसेप्ट आपको बता दिया, तो मैंने आपको फंडामेंटल, हर कंपनी को एक्यूरेल कंसेप्ट फॉलो करना ही है। अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है तो उसको स्पेशली
इनिशियली लिखना पड़ेगा कि मैंने एक्यूरियल कंसेप्ट सिस्टम फॉलो नहीं किया है। तो यहां पे मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपको तीनों बता दिए, गोइंग कंसर्न बता दिया, कंसिस्टेंसी बता दिया एंड एक्यूरेट बता दिया। अब मैं आपको आऊंगा द अदर कंसेप्ट। ये जो अदर कंसेप्ट है ना, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये आपको बताऊंगा। अच्छा ये बात बता देता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, मेरा जो ज्वाइन नाउ बटन भी आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे पूरा 11th का 160 आवर्स का, 240 आवर्स का, क्लास 12 का पहले से रिकॉर्डेड अवेलेबल है। व्हाइट बोर्ड के अंदर मैंने 1000 क्वेश्चन 12 के कराए हैं और 400 क्वेश्चन क्लास 11 से कराए हैं, स्टेप बाय स्टेप। कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, तो नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो और सारे वीडियो का 400 घंटे का वीडियो का आपको एक्सेस वहां पे मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको नोट्स भी चाहिए, ये जो नोट्स जो मैं यूज कर रहा हूं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप बाय भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब मैं आपको बताता हूं ये बिजनेस। अब हम अपन ने ये सब बता दिया, बिजनेस एंटिटी ये बता दिया। अब हम आएंगे अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल नहीं है, अदर अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो अदर अकाउंटिंग एजम्पशन में सबसे पहले अपन जाएंगे व्हाट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग एंटिटी है। अगर मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस एंड मुकेश अंबानी जी दो अलग अलग एंटिटी है लॉ के एंगल से। एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर राहुल, उसके पास 5 लाख रुपए थे, उसने सोचा क्यों ना एक कंपनी चालू करूं, और उसने कंपनी चालू की रिलायबल पेन लिमिटेड। अब यहां पे उसने 5 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर लगा दिए और ये क्या हो गया, इसका 100% मालिक हो गया। मतलब राहुल ही इस कंपनी का पूरा 100% मालिक है। बट लॉ के एंगल से ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। लॉ के एंगल से राहुल एक अलग एंटिटी है, रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है। रिलायबल पेन लिमिटेड अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा, राहुल अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा। सपोज करो कि राहुल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, एक घर से स्टार्ट किया और उस घर में 4 रूम थे। राहुल का एक घर था, उसमें 4 रूम थे, 1 2 3 4। अब उसका टोटल जो रेंटल आता है वो 1 लाख रुपए आता है। पूरे घर का जो मंथली जो रेंट देता है वो 1 लाख रुपए देता है। और उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें एक कमरे में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बाकी के जो 3 कमरे हैं वो अपने घर के लिए यूज करता है, अपने फैमिली के साथ रहता है। तो यहाँ पे रिलायबल पेन लिमिटेड एक कमरा यूज कर रही है ना, तो वो अपनी बुक्स में खर्चा दिखाएगा 25,000। 1 लाख को 4 में डिवाइड करेंगे 25,000 और बाकी का 75,000 रुपए राहुल दिखाएगा। राहुल ऐसा नहीं करेगा अपनी बुक्स में 1 लाख खर्चा दिखा देगा, नहीं। राहुल 3 कमरे अपनी पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है तो वो अपने खर्चे में दिखाएगा। रिलायबल पेन लिमिटेड अपने खर्चे दिखाएगी 25,000 रुपीज जितना वो यूज कर रही है। तो लॉ के एंगल से बिजनेस एंड द ओनर आर द 2 डिफरेंट एंटिटी। ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब अकाउंट फंडा और दीपक 2 अलग अलग एंटिटी, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। भले ही अकाउंट फंडा 100% मैं ओन करता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ के एंगल से अकाउंट फंडा एंड दीपक अलग अलग एंटिटी होते हैं। क्लियर है? अब यहां पे रिलायबल पेन लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए राहुल लाया और ये 3 लाख रुपए कौन लाया? बैंक लाया। तो यहां पे उसके पास 8 लाख आ गए। तो अब यहां पे ये 100% मालिक है ना, ये क्या है? 100% मालिक है। तो ये एक अलग एंटिटी है लॉ के एंगल से, ये एक अलग एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है। तीनों अलग अलग एंटिटी है। क्लियर है? तो ड्यू टू दिस कंसेप्ट ओनर ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस विल रिकॉर्ड इट्स ओन ट्रांजैक्शन, बिजनेस विल रिकॉर्ड ओनली इन ट्रांजैक्शन, नॉट द ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मनीष ने स्टार्ट किया बिजनेस, क्लोथ का स्टार्ट किया, उसने बिजनेस का नाम रखा स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड। विल मनीष रिकॉर्ड द एक्सपेंस ऑफ स्मार्ट कैजुअल इन हिज बुक्स? नहीं। स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड का खर्चा स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस का खर्चा बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस का खर्चा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो विल मनीष रिकॉर्ड नहीं, मनीष खुद की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्मार्ट कैजुअल बुक्स का जो भी खर्चा है वो स्मार्ट कैजुअल बुक्स ही रिकॉर्ड करेगी, मनीष रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरा, बिजनेस ओनर एक नितिन है, उसकी एक बेटी है, उसकी स्कूल की फीस है 75,000 रुपये और उसने अपने बिजनेस के फंड से यूज कर दिया, बिजनेस का फंड यूज कर दिया। मतलब नितिन की कंपनी है, उसने बिजनेस का जो पैसा है अपनी बेटी की जो स्कूल की फीस है वो पे कर दिया। तो ये खर्चा कौन दिखाएगा? बिजनेस दिखाएगा
या फिर नितिन अपनी बुक्स में दिखाएगा? देखो ये खर्चा है किसका, आप ये बताओ। ये नितिन की बेटी का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। भले ही बिजनेस ने पे किया, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा किसका है? आप लॉजिकली सोचो ना, खर्चा किसका है? नितिन की बेटी का है। तो नितिन अपनी बुक्स में दिखाएगा, नितिन अपनी बुक्स में दिखाएगा 75,000 रुपीज खर्चा दिखाएगा। क्लियर है? बट ध्यान रखना, बिजनेस 75,000 नहीं दिखाएगा। बिजनेस ने नितिन की, जो उसका मालिक है, बिजनेस का 100% मालिक नितिन है, उसकी बेटी की जो स्कूल की फीस पे की है, तो बिजनेस क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा कि मुझे नितिन से 75,000 रुपीज लेने हैं। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? अगर ये नितिन वो ये खर्चा बिजनेस के अंदर दिखाता है, नहीं बिजनेस में नहीं दिखा सकते। अगर वो खर्चा बिजनेस में दिखाता है तो इसका मतलब है बिजनेस एंटिटी जो कंसेप्ट है वो मेरा वॉयलेट हुआ है। तो समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड द ओनर आर द टू डिफरेंट एंटिटी। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, मुझे आप बताओ क्या होगा आंसर। बिजनेस ओनर अनिल का टोटल रेंट 40,000 है, वो 1/4 अपने ऑफिस के लिए यूज करता है, बाकी अपने पर्सनल यूज के लिए। एक बात बताओ, 40,000 रेंट है तो 1/4 का मतलब हो गया 10,000 रुपए ऑफिस के लिए यूज करता है, और बाकी का जो है 30,000 रुपए वो कहां यूज करता है? अपने घर के यूज के लिए। तो यहां पे ऑफिस जो खर्चा दिखाएगा 10,000 दिखाएगा, ये जो ऑफिस दिखाएगा और अपना खर्चा दिखाएगा वो 30,000 रुपए दिखाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बता दिया। अब हम आएंगे द नेक्स्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है आप जो भी रिकॉर्ड करोगे अपने अकाउंट्स के अंदर वो पैसों में मेजर होना चाहिए। अगर कोई चीज पैसों में मेजर नहीं हो रही है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर हर चीज तो पैसों में मेजर होती है? नहीं, हर चीज पैसों में मेजर नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो लोग हैं, दो लोगों में झगड़ा हो गया, दो लोगों में हाथापाई हो गई, मेरी कंपनियों पे 2 एम्प्लॉई है और उन दोनों एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया। क्या इस झगड़े को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? क्या रिकॉर्ड करोगे? क्या मैं इसको पैसों में मेजर कर सकता हूं? नहीं सर, आप इसको पैसों में मेजर कर ही नहीं सकते। तो जो चीज मैं पैसों में मेजर कर ही नहीं सकता, जो चीज मैं पैसों में मेजर कर ही नहीं सकता उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो अगर एम्प्लॉय के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बट अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, उसको मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं। भाई 50,000 का लैपटॉप खरीदा, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर मैं लैपटॉप मैंने खरीदा उसको मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। पर 2 एम्प्लॉय के जो झगड़े होते हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बिकॉज मैं उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकता। तो यहां पे ये लिखा हुआ है एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ टू बी एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड। मनी शुड बी द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग। तो बिजनेस में अगर सपोज करो 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहां पे लिमिटेशन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की। क्या लिमिटेशंस है? देखो यार एक बात बताओ, अगर 1-2 कंपनी है, सपोज करो 2 कंपनी है, कंपनी 1 और कंपनी बी। चलो मैं कंपनी ए और कंपनी बी लिखता हूं। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों 100 करोड़ रुपए कमा रही है, दोनों 100 करोड़ रुपए कमा रही है। तो आप बोलोगे चलो या ये कमा रही है 120 करोड़ रुपए, ठीक है ना? तो ये 100 करोड़ कमा रही है, ये 120 करोड़ कमा रही है। आप बोलोगे कंपनी बी अच्छी है, पर कंपनी बी में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। कंपनी बी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनमें झगड़े चल रहे हैं, मैनेजमेंट के झगड़े चल रहे हैं कि ये कंपनी मेरी, ये कंपनी मेरी। वहां पे जो यूनियंस हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, वहां पे झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन तो हम अकाउंट्स पे रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कितने की सेल्स हुई, कितने का परचेज हुआ, वो रिकॉर्ड करते हैं। हमने ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया कि कंपनी में इतने झगड़े हो रहे हैं, कंपनी में जो एम्प्लॉइज के बीच में बन नहीं रही है। फिर भी कंपनी 120 करोड़ रुपए कमा रही है, पर फ्यूचर में जब झगड़े होंगे तो बट ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होंगी और ये आगे जाके इसकी वैल्यू कम होगी। पर ये कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, पर यहाँ पे सब एम्प्लॉय मिलजुल के रहते हैं, ज्यादा झगड़े नहीं होते, नॉर्मल झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी ए को प्रिफर करूंगा। प्रॉफिट कम कमा रही है फिर भी मैं ए को प्रिफर करूंगा, बिकॉज यहां पे ये है। पर ये अकाउंट्स नहीं बताता, अकाउंट्स ये नहीं बताता कि यहां पे झगड़े हो रहे हैं, वो आपको अदर एनालिसिस पैरामीटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशंस है। दिस कंसेप्ट इग्नोर द क्वालिटी एस्पेक्ट। दूसरा, तो कंपनी ए के पास सपोज करो नॉर्मल एमबीए, बहुत अच्छे एमबीएस रखे हुए, आईएम के रखे हुए, और यहाँ पे उन्होंने जो एमबीएस रखे हुए नॉर्मल कॉलेज के रखे हुए हैं। तो बट ऑब्वियस जो बच्चे हार्वर्ड के होते हैं या बड़ी कॉलेज के होते हैं तो वहां पे उनका ज्यादा उनका
उनका वो स्किल यूज आती है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे उन्होंने बड़ी कॉलेज के MBAs रखे हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये चीज़ों को, क्वालिटी को तो इग्नोर ही कर लेता है, टोटली इग्नोर कर लेता है। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन बताओ, मनी मेजरमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? नहीं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं लेता है वो तो सिर्फ पैसों में मेजर करता है। दूसरा, कंपनी ए के पास टॉप MBA कॉलेज है अक्रॉस द वर्ल्ड, वाइल द कंपनी बी हैव एम्प्लॉयड फ्रॉम द एवरेज MBA कॉलेज, विल दिस एडवांटेज विल बी रिकॉर्डेड? नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ सैलरी रिकॉर्ड होती है, कितनी मैंने सैलरी दी। क्लियर है? चलो, कंपनी एम्प्लॉइज आर ऑन स्ट्राइक ड्यू टू विच देयर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द कंपनी, सेम विल बी रिकॉर्डेड? नहीं, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। दो एम्प्लॉय में झगड़ा होता है तो मैं उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है? चलो, तो मैंने आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है जब भी हम कोई अकाउंट्स बनाते हैं, भाई कंपनी, मैंने आपको बताया था गोइंग कंसर्न में कंपनी तो चलती रहेगी फ्यूचर के अंदर, वो तो 10 साल 20 साल चलती रहेगी। तो क्या हम हम जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी ने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या बैलेंस शीट है, क्या हम 10 साल का एक साथ बनाएंगे? नहीं, हम उसको डिवाइड करेंगे। सोचो कि आप अभी हो, सपोज करो 11th क्लास में, ठीक है ना। अब मैं आपको नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड 11th क्लास में दूं तो कोई मतलब है क्या? अरे यार, नर्सरी की रिपोर्ट का नर्सरी में मिलेगी, केजी की रिपोर्ट का केजी में, सेकंड क्लास की सेकंड क्लास में। आपको नर्सरी की रिपोर्ट नर्सरी में क्यों मिलती है? कि भैया यहाँ पे ये आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। नर्सरी की रिपोर्ट अगर मैं 11th क्लास में लूंगा तो कोई उसका तुक ही नहीं बनता। सिमिलरली अकाउंट्स को भी हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी तो चलती जाएगी पर हमें हर एक कोई पीरियड डिफाइन करना है। तो हमने इंडिया में क्या पीरियड डिफाइन किया है? 12 महीने। हर महीना 12 महीने में कंपनी को एक एनुअल रिपोर्ट बनानी है। और ये 12 महीने इंडिया में चालू कब से होते हैं? 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है? मेरा चालू होता है 1 अप्रैल को चालू होता है, सपोज करो 23, और यहाँ पे खत्म होगा 31 मार्च 2024। मतलब मेरा स्टार्ट होगा अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को। तो हम 12 महीने का हम पीरियड बनाएंगे। तो यही होता है अकाउंटिंग पीरियड की टोटल लाइफ को अपन स्टॉप ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीरियड, और नॉर्मली 12 महीने का रहता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हमारा 12 महीने का है। कंपनी 18 महीने का भी बना सकती है, 3 महीने का भी बना सकती है, पर 12 महीने का बनाना तो उसको कंपलसरी है एज पर द टैक्स लॉ ऑल्सो, एज पर द कंपनी एक्ट ऑल्सो। क्लियर है? तो अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये कॉस्ट प्रिंसिपल। तो व्हाट इज कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने एक मोबाइल लिया, उसकी MRP है 40,000 रुपये। कितनी है? 40,000 रुपये। पर मैंने कितने में खरीदा? मैंने खरीदा उसको 30,000 में। मैं दुकान पे गया, मैं कितने का मोबाइल है, MRP 40 लिखी हुई है, मैंने उसको बोला कितने में देगा, उसने कहा 30,000। तो यहाँ पे मैंने कितने में खरीदा? मैंने खरीदा ये मोबाइल 30,000 का, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में 30,000। मुझे MRP से कोई लेना देना नहीं है। मेरी और दुकानदार की कितने में डीलिंग हुई है? मेरी और दुकानदार की डीलिंग हुई है भाई साहब 30,000 में, तो मैं 30,000 रिकॉर्ड करूंगा। तो एज पर द कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। मैंने 30,000 पे किया या 30,000 से डीलिंग हुई है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 30,000 से रिकॉर्ड करूंगा। तो मुझे अब मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। इफ द एंटरप्राइज परचेज अ मशीनरी ऑफ 2 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है, अरे मुझे क्या करना, 3 लाख है 4 लाख है, मैंने तो 2 लाख की खरीदी ना, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट 2 लाख। वी विल इग्नोर द मार्केट वैल्यू completely. Clear है? If the market value of increased future, then enterprise will not record in the increased market price. Okay? चलो, cost concept bring the objectivity, यार एक objectivity लाता है। अगर मैंने कोई 40,000 का सामान 30 में लिया तो मैं 30 में रिकॉर्ड करूंगा, उसका मेरे पास प्रॉपर बिल होगा, बाकायदा प्रॉपर बिल होगा, प्रूफ होगा, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा। तो ऐसे नहीं मैंने रैंडम मैंने रखी कि 30,000 रुपये, नहीं भैया, मेरे पास बिल है 30,000 रुपीज़ का, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई सामान रिकॉर्ड करो तो जितना आपके में डीलिंग हुई है उतने पे रिकॉर्ड करो। MRP या उसकी मार्केट वैल्यू इट इज टोटली इररेलेवेंट। क्लियर है? पूजा, चलो क्वेश्चन करते हैं। पूजा मेटल ने एक परचेज किया फर्नीचर MRP 5 लाख रुपए का एट अ स्टीप डिस्काउंट ऑफ 3.5 लाख।
5 लाख का उसने परचेज किया 3.5 लाख का, मैं 3.5 लाख में रिकॉर्ड करूंगा 5 लाख में, बट ऑफ 3.5 लाख में रिकॉर्ड करूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। दूसरा क्वेश्चन, मैंने एक मशीनरी परचेज की 3,70,000 की, जिसकी एमआरपी 4,25,000 है। अरे क्या मतलब है, एमआरपी कितनी भी हो मुझे, तो मैंने कितने में खरीदी 3,70,000 की, एंड मैंने अभी तक उसको 2,50,000 ही पे किए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैंने मशीन कितने की ली 3,70,000 की, तो मैं 370 पे ही रिकॉर्ड करूंगा। अरे मैंने पे अभी उसको 2,50,000 किए, तो फ्यूचर में तो मुझे 1,20,000 पे करने ही पड़ेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि भैया कि मैंने मशीन खरीदी और मैं उसको पे नहीं करूंगा। अगर मशीन खरीदूंगा तो मुझे उसको पे तो करना ही है, मुझे उसको पे तो करना ही है, आज नहीं तो कल। पर मेरी डीलिंग 3,70,000 में हो तो 3,70,000 में 2,50,000 मैंने पे किए, बाकी 1,20,000 में 2 दिन 10 दिन बाद 2 महीने बाद पे करूंगा, तो वो मैं रिकॉर्ड तो 3,70,000 पे ही करूंगा। क्लियर है? चलो अब मैंने आपको कॉस्ट कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? देखो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है एवरी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा तो भैया या तो मैंने 5,000 का फर्नीचर लिया तो मेरे पास फर्नीचर आया और मेरे पास कैश गया। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा 5,000 का तो मेरे पास फर्नीचर 5,000 का आया और मेरे पास कैश गया 5,000 का। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। तो फर्नीचर 5,000 का लिया तो 5,000 का फर्नीचर आया और मेरे पास कैश गया। पर सर अगर सपोज करो कि आपने एक व्हीकल खरीदा 70,000 का, 70,000 का व्हीकल खरीदा, आपने पे किया उसको 40,000 और 30,000 आप बाद में पे करोगे। आपने एक व्हीकल लिया 70,000 की, एक बाइक ली, उस दुकानदार को आपने पे किया मात्र 40,000 रुपए आपने पे किया और मोहित से खरीदी सपोज करो, और आपने 30,000 पे नहीं किया, तो आपको फ्यूचर में तो पे करना है ना। तो यहां पे कोई भी आप ट्रांजेक्शन करो उसके 2 कम से कम इफेक्ट होंगे। तो मैंने 70 का सामान लिया, 40 तो मैंने पे कर दिया, 30 में फ्यूचर में मोहित को पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी दिखेगी। तो यहां पे 70 मेरा सामान आया, 40 मेरा सामान गया और 30 फ्यूचर में जाने वाला है। तो देखो कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। तो अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। सो ये डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं? नीचे मैंने वन शॉट डाल रखा है, देखो मैंने जनरल एंट्री का वन शॉट डाल रखा है 8 घंटे का, तो वहां पे आप जाके आप देखो, आपको कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका डेबिट और क्रेडिट होगा। और ध्यान रखना डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो इक्वल होगा। तो यहां पे डेबिट का टोटल 70,000 और क्रेडिट का टोटल भी 70,000 आएगा। ऐसा नहीं होगा यहां पे 70 यहां पे 80 नहीं, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होगा। और ये होता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और एज पर द ड्यूल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल उसके अंदर आता है। ठीक है ना? चलो अगर मैंने फर्नीचर 10,000 में खरीदा तो 1 लाख खरीदा तो 1 लाख का फर्नीचर आया और 1 लाख का मेरा कैश गया। और अगर मैंने फर्नीचर, मैंने सपोज करो मैंने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा और मैंने उसको अभी तक पे नहीं किया, मैंने अनिल से खरीदा फर्नीचर और भाई साहब जी को मैंने पे नहीं किया, तो 1 लाख का फर्नीचर आया डेबिट और मेरा कैश मुझे उसको पे करना है फ्यूचर में, तो मेरी लायबिलिटी दिखेगी, अनिल को मुझे लायबिलिटी देनी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। तो अगर मान लो मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो मेरा सैलरी खर्चा और मेरा कैश जा रहा है 1 लाख, तो वो भी मेरा क्या खर्चा है। 2 इफेक्ट तो हर ट्रांजैक्शन के होंगे ही होंगे। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरी सेल्स हुई है और एट द सेम टाइम मुझे उसके पैसे आए हैं, तो वो भी मेरे 2 इफेक्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे। क्लियर है? चलो ये आप बताओ, लैंड परचेज फॉर 1 लाख, आउट ऑफ 1 लाख मैंने 70,000 ही पे किया एंड बैलेंस इज ड्यू। हाउ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड? अभी अपन जनरल एंट्री में नहीं आ रहे, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी आपको जनरल एंट्री मैंने सिखाई नहीं है। तो लैंड डेबिट मैं 1 लाख से करूंगा, क्योंकि लैंड डेबिट हो रहा है, मेरा कैश जा रहा है 70,000 से और मैंने किससे पे किया? सपोज करो मैंने पे किया बैलेंस, सपोज करो कि मैंने टू आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपए, बाकी का मुझे पे करना है। मतलब कोई भी आप एंट्री करोगे उसके 2 कम से कम इफेक्ट होंगे ही होंगे और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है? तो मैंने आपको ड्यूल एस्पेक्ट भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होता है? देखो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट होता है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करो, सपोज करो कि मैंने कोई शर्ट बेचा 27,000, ये एक्यूरल कंसेप्ट का ही पार्ट है। एक्यूरल कंसेप्ट में एक्सपेंस
एक्सपेंस और इनकम दोनों आते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में सिर्फ रिवेन्यू का पार्ट डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है आपने जब ट्रांजैक्शन कर ली है, अगर मैंने किसी को सामान बेचा है, कितने का सामान बेचा है, 5,000 का, तो वो जो 5,000 का सामान मैंने कब बेचा है, 27 मार्च को, तो मैं 27 मार्च को ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। मैं अगले साल पैसा मुझे अगले साल आया, मैंने उसको बेचा 5,000 का सामान, उसने मुझे पैसा 5 अप्रैल को दिया, वो भी 3,000 रुपये दिया, अभी 2,000 रुपये नहीं दिया। मैंने सामान बेचा 5,000 का, उसने कहा, मैंने कहा पैसे दे दे, उसने कहा बाद में दूंगा। उसने 3,000 रुपये मुझे 5 अप्रैल को दिए और अभी तक 2,000 रुपये नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ट्रांजैक्शन कब हुई है, 27 मार्च को, तो मैं 27 मार्च को जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है 22-23 के अंदर, तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रिवेन्यू कंप्यूटर रिकॉग्नाइज व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। यहाँ पे ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंटर हुई है, तो मेरी जो सेल्स होगी, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, तो मेरी सेल्स मैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज करूंगा 5,000 रुपये। मुझे भले 3,000 रुपये बाद में मिले, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी सेल्स कब हुई है यहां पे रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है? रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स इज मेड एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव। कैश मिलना या ना मिलना वो बात की बात है, आपने सामान कब बेचा वो इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, रिलायबल लिमिटेड ने 5 लाख का सामान बेचा, आउट ऑफ द कंपनी हैव रिसीव ओनली 3 लाख। अरे मुझे क्या करना 3 लाख मिले या 2 लाख मिले, मैंने सामान कितने का बेचा 5 लाख, तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं तो 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा। सामान 5 लाख का बिक गया, 3 लाख का भी आए, 2 लाख बाद में आ जाएंगे, ओके, तो मैं 5 लाख का यहाँ पे रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है? दूसरा, मैंने सामान बेचा 5 लाख का, कंपनी को 3 लाख की कैश मिला, 40,000 चेक में मिला, बैलेंस अभी तक मिला, कितने का रहा, 5 लाख का सामान बेचा ना, 5 लाख में ही रिकॉर्ड करूंगा। 5 लाख का सामान 5 लाख में रिकॉर्ड करूंगा, पैसे क्या है वो बात की बात है। क्लियर है? तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट बोलता है कि आपको उतने पे रिकॉर्ड करना जितने पे आपकी डीलिंग हुई है, 5 लाख पे डीलिंग आपकी हुई है। क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। बताओ, मैंने इफ एंटरप्राइज सोल्ड 50,000 ऑन 29 मार्च, मुझे इतना कैश मिला। अरे भैया 50,000 का मेरा बिक गया ना सामान, तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा। कब बिका? 29 मार्च 2022 को, मतलब 21-22 ईयर के अंदर मिला, तो 21-22 तो मेरा आंसर हो गया, मेरा ये हो गया। क्लियर है? चलो, अब मैंने आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज अ मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? देखो, मैचिंग कंसेप्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर मैच अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू रेदर देन द कैश रिसीव एंड कैश पेड। एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज करो एक बिल्डिंग का मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया। क्या आया? एक बिल्डिंग का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैंने कहा उस पूरी बिल्डिंग बनाने के मैं 30 लाख रुपए लूंगा। एक बिल्डिंग का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया बनाने का, और उस बिल्डिंग को मैंने कहा कि मैं 30 लाख रुपीस लूंगा। अब उस 30 लाख रुपीस में से पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने फ्लोर है, 1, 2 और 3। मैंने इस साल सिर्फ 2 फ्लोर ही कंप्लीट किए, इस साल 2 फ्लोर ही कंप्लीट किए। भाई साहब ने मुझे 30 लाख रुपए दे दिए। भाई साहब ने, जिसको मैंने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसने मुझे 30 लाख रुपए पूरे दे दिए, बट मैंने इस साल सिर्फ 2 ही फ्लोर कंप्लीट किए हैं। तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रिवेन्यू कितना करूंगा, 30 लाख, या फिर सपोज करो हर फ्लोर का 10 लाख रुपए होता है। तो मैंने तो इस साल 2 फ्लोर ही बनाए ना, तो मैंने इस साल मेहनत कितनी की, 2 फ्लोर की, तो मेरी इस साल की जो इनकम होगी वो 20 लाख की होगी। अब आप बोलोगे सर आपको पैसा एडवांस में मिल गया। अरे यार एडवांस तो मिल जाता है, आप मुझसे 11th पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर मुझे आपसे सीए भी पढ़नी, मैं सीए के पैसे अभी दे दो। तो यार आपने मुझे सीए के पैसे अभी दे दिए, तो आपने सपोज करो 5,000 रुपये मुझे सीए की फीस आज दे दी, तो भैया मैं इस साल रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। आपने कैश दिया, मैं ये लिखूंगा आपने मुझे एडवांस दिया, मेरी इनकम तो रही हुई। इनकम जब होगी जब मैं आपको सीए पढ़ाऊंगा, तब मेरी उससे इनकम होगी। क्लियर है? तो यहां पे मेरी 10 लाख है। अब टोटल कितने हैं, 30 लाख रुपीज है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट 30 लाख का लिया, पर मैंने 2 फ्लोर ही बनाए, तो 20 लाख रुपए का मैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। तो एज पर द रिवेन्यू द एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग मैच रेदर देन कैश इफ योर कैश पेड, फर्स्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज देन कॉस्ट इनकर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट पेड इन कैश, ओके, ये सब मैं आप एक बार ये पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करंट ईयर शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। भाई अगर सपोज करो कि मेरा इतना इसको बनाने में जितना खर्चा
हुआ वो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। इसको मैं बोलता हूं द मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलता हूं? मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है ना। चलो टेस्ट कंसेप्ट। कंपनी ने 1/4 एक ऑर्डर आया, 1/4 ही कस्टमर का ऑर्डर था 2 लाख का, उसका 1/4 ही कंप्लीट किया। तो एक बात बताओ, 2 लाख का जो है एक्सपेंस इनकट सो फार 35,000, कैन यू टेल द रेवेन्यू एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज? देखो 2 लाख का ऑर्डर था, हाँ 2 लाख का ऑर्डर था, मैंने 1/4 ही कंप्लीट किया। 1/4 का मतलब है 50,000 रुपए का मैंने काम किया है। 2 लाख का ऑर्डर था, 1/4 कंप्लीट कर लिया, मतलब 50,000 रेवेन्यू तो मेरा हो गया। 50,000 रेवेन्यू में फिर मेरा 35,000 रुपए खर्चा हो गया इस साल, तो मेरा 15,000 रुपए क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है? ओके। तो ये है मेरा मैचिंग कंसेप्ट। रिलायबल लिमिटेड हैज पेड 70,000 एज एडवांस रेंटल ऑफ 20 to 24। क्या मैं उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? नहीं। मैंने सपोज करो अभी मेरे पास जेब में पैसे थे, मैंने कहा अपने मकान मालिकों का आज ही ले लो, अगले साल का पैसा आज ही ले लो। अरे भैया मैंने उसको सिर्फ पैसे दिए, पर मैंने अभी तक उसकी सर्विस तो अगले साल देगा ना, अगले साल मैं उसकी बिल्डिंग यूज करूंगा, तो मैं अगले साल का खर्चा अगले साल ही रिकॉग्नाइज करूंगा। ऐसा नहीं है कि भैया कि मैंने इस साल पे कर दिया तो इसी साल रिकॉग्नाइज करूंगा, नहीं, मैंने सिर्फ उसको पैसे पे किए हैं। जब मैं सर्विस लूंगा तभी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, वो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? तो मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन और आपको मैचिंग कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा द वेरीफाइबल कंसेप्ट। ये वेरीफाइबल कंसेप्ट क्या होता है? देखो वेरीफाइबल कंसेप्ट होता है, आप जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करो, बुक्स में आप कोई भी एंट्री करते हो, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, व्हीकल खरीदा, उसके पीछे कोई एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। तो सपोज करो कि मैंने कोई लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, तो यार 1 लाख का बिल होगा ना। मैं अपना ऑडिटर को क्या बोलूंगा? मैंने अगर लैपटॉप का 1 लाख का, तो ऐसा तो नहीं कि मैं इसको 1,50,000 में रिकॉर्ड करूंगा या 70,000 में रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं 70,000 में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास बिल भी 70,000 का होना चाहिए ना। ऐसे नहीं मैं हवा में बोलूंगा कि भैया मैं तो 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 80,000 में। अगर आप 80,000 में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए 80,000 का। तो आप कुछ भी रिकॉर्ड करो, कुछ भी रिकॉर्ड करोगे तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट शुड बी एविडेंस सपोर्टेड बाय अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने लैपटॉप लिया 1 लाख का तो उसका बिल होना चाहिए, गाड़ी ली 15 लाख का तो 15 लाख का भाई साहब आपके पास उसका बिल होना चाहिए। क्लियर है? तो सचिन ने एक फर्नीचर खरीदा 2 लाख का विदाउट बिल, कैन ही रिकॉर्ड है बिजनेस एक्सपेंडिचर? भैया 2 लाख का सामान खरीदा, कोई बिल भी नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको बिल तो चाहिए, जिससे आपने सामान खरीदा उससे आपको बिल तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो वो एक्सपेंस अलाउेबल होगा। ऑडिटर बोलेगा ये 2 लाख रुपए का आपने कोई सामान खरीदा ही नहीं, या आपने चोरी की, बिल ही नहीं है, बिल तो होना चाहिए ना। तो बिल आपका हर में होना चाहिए। मैंने सचिन ने परचेज किया ऑफिस के लिए 2 लाख, बिल हैव बीन मेड फॉर 1,70,000 ओनली। वो बोलता है मैं 2 लाख का सामान खरीदा, बिल 1,70,000 का ही है, तो भैया 1,70,000 का ही रिकॉर्ड करूंगा, 2 लाख का रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जितने का बिल होगा उतने का मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो ये हो गया आपका वेरीफाइबल कंसेप्ट भी हो गया। अब मैं आऊंगा आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर आपको मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो प्लीज आप नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप आके जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्लस मेरा जो ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करो, 11th और 12th का बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। 400 घंटे का लेक्चर, 11th का 160 आवर, 12th का 240 आवर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या 1000 क्वेश्चन क्लास 12th कराए, कुछ कोचिंग ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 400 क्वेश्चन क्लास 11th में कराए, स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड के अंदर मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, एंड इट इज सफिशिएंट टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बता दिया, अब ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं तो स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन होते क्या है? देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा ना वो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा, अब भी मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। देखो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द ग्रेड। मतलब ये जो मुझे लॉस है ना, ये ना इंस्टीट्यूट्स ने बना दिए, गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। और ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि भाई हमें जो अकाउंट्स बनाते हैं हमें लगता है कि इस प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आएगा, या ये प्रैक्टिस फॉलो करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो ट्रू पिक्चर शो करेगा, तो उसको मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग
कन्वेंशन बोलता हूं। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द बेस्ट प्रैक्टिस दैट अकाउंटेंट फॉलो टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर कंपेरेबल। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब कंपनीज को फॉलो करो या नहीं करो दैट इज ऑप्शनल, बट ये एक तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें मालूम चलता है। सपोज करो हमने रूल बना दिया कि भैया कि हर रेड लाइट पे सब कुछ रुकेगा, सारे ट्रैफिक रुकेंगे, पर हमें मालूम चला यार अगर एम्बुलेंस भी रुकने लग गई रेड लाइट पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक रूल्स, एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें मालूम चलता है चलो एक काम करो एम्बुलेंस के लिए एक अलग रूल बना दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं कि हमें जैसे जैसे हमें नई चीज़ें आती है, अब आजकल एआई आ रहा है तो एआई आने से बहुत चीज़ें चेंजेस हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, क्विक कॉमर्स आ रहा है, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें रेवेन्यू, तो वहाँ पे हम अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे। और अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है फुल डिस्क्लोजर और एक होता है मेटेलिटी। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट ये फॉलो करना एक तरीके से एक ट्रेंड बन गया है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम or the generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among the accountant across the globe। सारे अकाउंटेंट मिलके बैठते हैं वर्ल्ड ओवर, सोचते हैं ये फॉलो करने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छा पिक्चर आएगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों में फर्क बता दूं फटाफट। देखो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होते हैं उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है, ये लॉ ने बोला हुआ आपको फॉलो करना ही है। जैसे गोइंग कंसेप्ट हो गया, एक्यूरल हो गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट फॉलो करना ही है। ये गाइडलाइन दे रखी है कि यार अगर आपको अच्छी रिपोर्ट बनानी है तो ये आप फॉलो करो, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट ऑन विद द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, इसके बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड होती है। ये नॉर्मली होता है कब काम आती है, अभी आप थोड़ी देर आप बाद में मालूम चलेगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, तब ये काम आती है। इसका कोई रोल नहीं है, इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ क्लियर एंड कट है। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको थोड़ी देर में आपको मालूम चल जाएगा। ये यूनिफॉर्म रहती है अक्रॉस एंटरप्राइज, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई कंपनी फॉलो करी कोई कंपनी फॉलो नहीं करी है। तो देयर आर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन, पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है फुल डिस्क्लोजर और तीसरा है मेटेलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव, और जिसको मैं प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोलता हूं। तो ये कंजर्वेटिव और ये प्रूडेंट कंसेप्ट है क्या, पहले अपन डेफिनेशन पे आते हैं। एज पर द कंजर्वेटिव और प्रूडेंट कंसेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करो। मतलब अगर आप जब अकाउंट बना रहे हो, आपको लग रहा है फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है, तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही वो लॉस रिकॉग्नाइज करो। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने 5,000 का सामान राहुल को, मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो मैंने राहुल को सामान बेचा 29 मार्च को बेचा, 2023 को बेचा, ठीक है ना। 29 मार्च को बेचा, 5,000 का सामान राहुल को बेचा। अब 31 मार्च को मुझे मालूम चला, मैंने राहुल को सामान बेचा, राहुल ने अभी तक मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए, तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि भाई मुझे राहुल से पैसे लेने 5,000 रुपये। अब बैलेंस शीट पे नहीं दिखाऊंगा, अरे यार जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2023 की, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई मुझे राहुल से 5,000 रुपये लेने हैं। बट अगर मुझे 31 मार्च को मालूम चल गया कि भैया राहुल तो देश छोड़ के भाग गया, अब राहुल का फोन नहीं लग रहा, ना उसके घर वाले उठा रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है, मैंने सामान बेच दिया और भाई साहब जी भाग गए, तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि भैया उससे पैसे नहीं आने वाले। क्या मैं 1 साल ट्राई करूं, 2 साल ट्राई करूं, मुझे नहीं आने वाले। मुझे पता है ये पैसे, मुझे लग रहा था 1-2 साल में आ जाएंगे या 2-3 महीने में आ जाएंगे, पर मुझे यहाँ पे ये मालूम चल गया कि भैया फ्यूचर में राहुल के ये पैसे नहीं आने वाले, तो मैं फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा कि भैया ये तो साल भर बाद में रिकॉग्नाइज करूंगा, नहीं। यहाँ पे मेरी कंडीशन मीट हो गई है, मुझे मालूम चल चुका है, एज अ कंपनी मुझे मालूम चल गया कि भाई साहब मुझे इसके पैसे नहीं आने वाले
ले तो मैं फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा, इसी साल उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा लॉस में, इसी साल उसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ही नहीं। और मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा कि भैया मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा बैड डेप्ट हो गया, क्या हो गया, मेरा बैड डेप्ट हो गया 5,000 का। मतलब आपको अगर लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है जिसकी ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो चुकी है, तो आप उसको फ्यूचर में वेट मत करो, आज ही रिकॉग्नाइज करो। फ्यूचर का लॉस का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन जो होगी उसका लॉस आज रिकॉग्नाइज करो, नहीं, ट्रांजैक्शन हो चुकी है पर अब आपको लग रहा है उसका पैसा नहीं आने वाला या कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उसको आज ही फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉग्नाइज करो। फ्यूचर में मैं 2 साल बाद कोई सामान बेचूंगा, उसमें मुझे कोई नुकसान होने वाला है, वो आज रिकॉग्नाइज करूं, नहीं। अरे ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए ना, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, पैसा आना बाकी है और आपको लग रहा है पैसा अब नहीं आएगा, फ्यूचर में नहीं आने वाला, तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही उसको रिकॉग्नाइज कर लो। बट आप एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने सामान बेचा, राहुल को बेचा, सामान बेचा 5,000 का, कितने का सामान बेचा मैंने, सेम एग्जाम्पल 1 अप्रैल 22 को लेंगे, 31 मार्च 2023 को मैंने सामान बेचा राहुल को 5,000 का। ओके, तो अब मैं अपनी बुक्स में 5,000 रुपये मैंने सामान बेचा, मुझे लग रहा राहुल मुझे पैसा दे देगा। अब मैं यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं अपनी बुक्स में एसेट जो दिखाऊंगा वो राहुल को 5,000 रुपये दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है कि 5,000 रुपये वो दे देगा। अब आप बोलोगे कि सर मैंने उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान दिया राहुल को, सपोज करो मैं कंपनी मैंने सामान बेचा राहुल को, मुझे लग रहा है कि यार राहुल खुश होके मुझे 5,000 की जगह 6,000 रुपये दे देगा। मुझे लग रहा है फ्यूचर में वो मुझे खुश होके 5 की जगह 6,000 दे देगा, इतना अच्छा मैंने क्वालिटी का सामान बेचा है, वो खुश होकर दे देगा 6,000 रुपये। तो आप ये नहीं करोगे कि बुक्स में 6,000 रुपये इनकम दिखा दोगे, नहीं भाई साहब नहीं, ऐसी गलती मत करना। आपको लग रहा है फ्यूचर में ज़्यादा पैसे आने वाले हैं तो फ्यूचर में जब आएगा तब आप देखेंगे, पर अगर लग रहा है फ्यूचर में कम पैसे आने वाले हैं तो आज ही रिकॉग्नाइज करो। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ चाहती है कि आप रियलिस्टिक पिक्चर शो करो। हो सकता है अगर आपने सपोज करो आपने पापा मम्मी को पूरे साल बोला, पूछा कितने आएंगे अकाउंट में मार्क्स, आपने कहा कि मेरे तो 100% मार्क्स अकाउंट में आएंगे, 100% मार्क्स, पूरे साल भर आप गाना गाया आपने पापा मम्मी को मेरे 100% मार्क्स आएंगे, और जब रिजल्ट आया आपके 95 आए, कितने है 95। अब एक बात बताओ, 95 भी अच्छे मार्क्स है, बट आपने एक्सपेक्टेशन कितनी सेट कर ली पापा मम्मी की, 100% की, तो वहां पे पापा मम्मी सोचेंगे यार पूरे साल तो 100% बोला, तो यहाँ पे तो 95 ही आए, तो उनको थोड़ा सा दुख होगा। आए बहुत अच्छे हैं फिर भी दुख होगा, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन 100% की सेट कर ली और आए 95। अगर आप पूरे साल बोलते मेरे 80%, 80, 85, 90% आ जाएंगे और आए 95, तो वहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन लो सेट की, आए आपने ओवर डिलीवर किया। तो यहाँ पे कंपनी लॉ भी यही चाहती है कि जब भी आप कोई अकाउंट्स बनाओ ऐसे मत करो कि लोगों इन्वेस्टर्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दे दो कि मेरी कंपनी 2 गुना ग्रो करेगी, इतना सेल्स आएगा, इतना वो आएगा। आपने एक्सपेक्टेशन दे दी, लोगों ने आपके अंदर पैसा लगा दिया, फ्यूचर में आप एक्सपेक्टेशन आपकी हुई नहीं, आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे कंपनी यही बोलती है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर लो पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल जो मैं समझता हूं वो है क्लोजिंग स्टॉक का। सपोज करो मैं सीडी बनाता हूं, आजकल कौन सीडी खरीदता है, डीवीडी सीडी कोई नहीं खरीदता। मैं सीडी बनाता हूं, एक सीडी की मेरी जो खरीद है, जो मेरी बनाने की जो कॉस्ट है वो 6 रुपये, कितने हैं, 6 रुपये है। अब उस 6 रुपये की जो सीडी है उसकी मार्केट, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपये। अब सीडी कौन खरीदता है, पेन ड्राइव आ गई, गूगल ड्राइव आ गया, तो यहाँ पे अब मेरी सीडी जो मैंने 6 रुपये बनाई, मेरी अभी भी सपोज करो कितनी सीडी बाकी है, 1000 सीडी मेरी दुकान पे पड़ी हुई है। 1000 सीडी मैं दुकान पे रखता हूँ, 1000 सीडी मेरी दुकान पे रखी हुई 31 मार्च को। मैंने बनाई कितने में, मेरा खर्चा कितने का, मैंने बनाई कितने में, 6000 में। एक सीडी मैं 6 रुपये में बनाता हूँ, मार्केट में 10 में बेचता हूँ, पर बनाता कितने में हूँ, 6 पे, तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 6000 रुपये। बट अभी क्या हुआ, पेन ड्राइव आ गई, गूगल ड्राइव आ गई और लोग सीडी खरीदते ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, मेरी सीडी कोई खरीदेगा नहीं। अब अगर मैं सीडी मार्केट में बेचने जाऊं सपोज करो, तो वो बिकेगी मात्र 5 रुपये में।
कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 6 रुपए का तो मैंने बनाया है, मार्केट में बेचने जाऊं ना मुश्किल से 5 रुपए मुझे आराम से मिल जाएंगे। 6 रुपए तो कोई देने को तैयार नहीं है, मतलब बनाई मैंने 6 रुपए में, मार्केट में बेचना पड़ेगा 5 रुपए में। अब मैं क्या करूं, बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फ्यूचर में तो बेचना ही पड़ेगा 5 रुपए में। मुझे पता है आजकल लोग पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, सीडी नहीं खरीदेगा। आज 5 रुपए है, फ्यूचर में 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपए, फिर रद्दी के भाव बिकेगी। तो अब मैं जब अकाउंट्स बनाऊंगा, तो जब मेरे पास जो अकाउंट्स जब मैं बनाता हूं ना, तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? बैलेंस शीट बनाता हूं। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, जो भी आप बाद में पढ़ोगे क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो मुझे दिखाना है। तो मेरे पास 1000 का क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने बनाया कितने पे? 6000 का। तो माल तो मेरे पास 6000 का है, पर फ्यूचर अभी मुझे पता चल गया इस दिन पे मुझे पता है कि मेरी जो फीडी की प्राइस है वो 5 रुपये ही रह गई है। 5 रुपये ज़्यादा लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो मैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में दिखाऊंगा। तो मेरी जो मार्केट प्राइस है वो 5000 रुपये ही है। तो भैया मेरा नुकसान हो चुका है 1000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 6000 रुपये नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा उसको 5000 रुपये। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1000 जो सीडी पड़ी हुई है वो फ्यूचर में 5 में बिकेगी। तो मैं 5000 ही दिखाऊंगा, 6000 नहीं दिखाऊंगा। 1000 का नुकसान मैं अभी बियर कर लूँगा, एंटीसिपेटेड लॉस पहले से रिकॉग्नाइज कर लूँगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर अगर सपोज करो इसकी मार्केट प्राइस सपोज करो होती 10 रुपये, तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? देखो मेरी फीडी कितनी बची है, 1000 फीडी बची है। मेरी कॉस्टिंग कितनी है? सर कॉस्टिंग तो आपकी 6000 रुपये है। तो यहाँ पे जब मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा उसको मैं 6000 रुपये दिखाऊंगा। सर फ्यूचर में ये फीडी तो 10 में बिकने को तैयार है, फ्यूचर में 4 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। तो अगर मुझे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी खरीद कितने की है? 6000 की। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 6000 और एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना है? 10,000 रुपये है। तो इन दोनों में से कम मैं फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है वो मैं आज रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, जब होगा तब रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मैं 6000 में करूंगा, विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा द प्रूडेंट। ये इसको मैं बोलता हूं द कंजर्वेटिव कंसेप्ट और द प्रूडेंट कंसेप्ट। द फॉलोइंग कंजर्वेटिव ओवरस्टेट। अब इसके ना कुछ एक लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। इसके डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? एक तो ये इट में ओवरस्टेट द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट द एसेट। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में मुझे ये पे करना पड़ेगा, तो या मैं फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो मैं लायबिलिटी को ओवरस्टेट कर रहा हूँ और मैं एसेट्स को मैं कम दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एक लिमिटेशन है। हो सकता है कि मैंने जो राहुल को सामान बेचा 5000 का हो, मुझे आज लग रहा है कि वो उसके पैसे नहीं आने वाले। मैंने उसको डूब गया, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, फैमिली वाले को फ़ोन कर दिया नहीं मिल रहा, डूब गया। पर हो सकता है ना कि वो 2 महीने बाद मुझे मिल जाए, या मुझे वो पैसे दे दे, या उसका फ़ोन ख़राब है या कुछ इमरजेंसी काम से गया। पर मैंने तो लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने तो अपनी बुक्स में राहुल को दिखाया ही नहीं, मैं तो राहुल को 0 दिखा दिया, बिकॉज मुझे पता है कि उससे पैसे नहीं आने वाले। बट हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटिव फॉलो करने से कभी कभी मेरी एक एसेट अनडेफिड हो जाती है। दूसरा, इट मे लीड टू अ क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व। मुझे पता है राहुल से 5000 रुपये नहीं आने वाले, दिखा दिया। पर अब होता क्या है, मैंने अपना लॉसेस बढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि फ्यूचर में 5000 नहीं आएंगे, मैंने 5000 रुपये का लॉस दिखा दिया। अब लॉस तो मैंने दिखा दिया तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस भी आ गया, लॉस आने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ। बट हो सकता है फ्यूचर में वो पैसे आ जाए, तो मेरा एक तरह से जो कंपनी के जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लॉस दिखा देते हैं, और जो ज़्यादा पैसा होता है वो खुद ही अपने मार लेते हैं, फ्रॉड एंड एरर हो जाता है। तो सीक्रेट रिजर्व बन जाता है, जैसे कि प्रोफेसर
फॉर डाउटफुल डेट बन जाता है एंड इट मे नॉट डिपेक्ट ट्रू एंड द फेव यू। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में डिपेक्ट का लोअर प्रॉफिट, बट ऑब्वियस मुझे पता है राहुल से पैसे नहीं आने वाले, तो अब मैंने इसी साल रिकॉग्नाइज कर लिया लॉस है, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट सपोज करो 10 लाख का है, तो 5,000 रुपये कम हो गया, तो 995 का प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट हो सकता है ना कि राहुल मुझे पैसे दे दे, तो फ्यूचर में दे दे, तो मैंने बिना फालतू का खर्चा दिखा दिया इस साल, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? चलो अब मुझे कंपनी का एक बार स्टॉक है 50,000 कॉस्ट का, उसकी मार्केट वैल्यू 45 है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो मैं 45,000 में दिखाऊंगा। क्लियर है? दूसरा 50,000 है, उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस 50,000, तो मैं 50,000 में दिखाऊंगा। क्लियर है? कंपनी ने एक कस्टमर है, उसको 6,000 रुपये मुझे लेने हैं, मुझे पता है कि 70% ही रिकवरेबल है फ्यूचर के अंदर। मुझे कस्टमर है, मुझे भाई साहब जी से 6,000 रुपये लेने हैं, और मुझे अब लग गया भैया उससे 70% ही आएंगे, बाकी 30% नहीं आएंगे, तो मैं 1800 का जो लॉस है ना, 1800 का वो लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर लूँगा। फ्यूचर में मुझे पता है कि भाई साहब इसके 30% नहीं आने वाले, तो 30% ऑफ 6,000 1800 रुपये में आज ही रिकॉग्नाइज कर लूँगा एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट। ये मुझे आप बताओ, ये नीचे मुझे आप इसमें कमेंट में इसका आंसर जो होता है ना, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलो आपको बता देता हूँ। मिस्टर अनिल ने कस्टमर इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द कंपनी सोल्ड फॉर 40,000। अनिल मिनिटर की उसको लग रहा है विकास बहुत हैप्पी होगा और वो 20% मोर पे करेगा। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मैंने जो सामान बेचा विकास को, वो 40,000 का सामान बेचा, तो मैं 40,000 रिकॉग्नाइज करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि विकास को वो सामान अच्छा लगेगा और वो मुझे खुश होकर बोनस दे देगा 20%, जब देगा तब देखेंगे। अभी तो मुझे उससे 40,000 रुपये लेना, 40,000 रुपये ही रिकॉग्नाइज मैं करूंगा। क्लियर है? चलो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ कंजर्वेटिव कंसेप्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो सब कुछ डिक्लेयर करो। एज पर द फुल डिस्क्लोजर ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज। मतलब आपके बिजनेस के अंदर जो जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बताओ। अगर आपके प्रति अगर किसी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, सपोज करो मेरी कंपनी है और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, कि भैया इनकम टैक्स वालों ने कहा कि 2 करोड़ रुपए आप पे करो, आपको उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। अब उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया, अब मैं वहां पे उनके प्रति मैं अपना लॉयर हायर करूंगा और वो केस मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे तो देनी नहीं 2 करोड़ रुपए, बट मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ये बात बताऊंगा। जब मैं एनुअल रिपोर्ट बताता हूं तो मैं उसमें नीचे एक नोट्स में लिखूंगा कि देखो भैया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मेरे पे 2 करोड़ का केस डाला हुआ है। हो सकता है ये केस हार जाऊं, हो सकता है ये केस जीत जाऊं, पर मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए का जो केस है वो फर्जी है, मुझे पे नहीं करना है। बट ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स को। यस, अकाउंट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मुझे अपनी बतानी पड़ेगी। क्यों बतानी पड़ेगी? अरे यार बट ऑब्वियस है, आप अगर सपोज करो मेरी कंपनी पैसा लगा रहे हो, आपको सब मालूम होना चाहिए। आप कोई घर खरीदते हो तो अगर वो घर खरीदोगे तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इस घर पे कुछ केस तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लैंड में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो यहां पे यही बता रहा है अकाउंट कि अगर आप कोई अकाउंट्स बना रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को सब बता दो जो जो आपको लग रहा है। फुल डिस्क्लोजर। अगर आपके प्रति कोई किसी ने केस किया है, किसी ने केस ठोका है, तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरे पे ये केस आया हुआ है, हो सकता है कि मैं हार जाऊं, हो सकता है जीत जाऊं, पर 2 करोड़ का केस अभी भी मेरे पास है। तो ठीक है ना। तो एज पर फुल डिस्क्लोजर ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिक्लोर्ड वेदर इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द मेटेरियलिटी। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि मैं अपना सीक्रेट बता दूं, नहीं, सीक्रेट बता दूंगा तो फिर क्या होगा। देखो हर कंपनी का एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट का मतलब होता है फॉर्मूले होते हैं। सपोज करो ये जो कोक कंपनी है, अब कोक कंपनी ये कोक कैसे बनाती है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट डालती है, इंग्रेडिएंट डालती है, अगर वो सब चीज़ आपको बता देगी एग्जैक्ट प्रपोर्शन के अंदर, हाँ ये बता देगी हम ये चीज़ डालते हैं, अगर एग्जैक्ट प्रपोर्शन में आपको बता देगी तो उसका तो सीक्रेट आउट हो जाएगा, कोई दूसरी कंपनी भी बना देगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को सब कुछ बताना है।
सब कुछ बताओ, पर ऐसा नहीं कि अपना सीक्रेट जिससे आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपकी कंपनी का वो भी बता दो। नहीं, कंपनी लॉ ये नहीं चाहती कि आप अपना सीक्रेट बता दो और लोग उसको कॉपी करें और आपकी तरह सक्सेसफुल बन जाए। नहीं, आपने मेहनत की है तो कुछ एक सीक्रेट आप रख सकते हो, बट ऑब्वियस उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। फॉर्मूला सीक्रेट रख सकता हूं कि भैया मेरा ये फॉर्मूला मैं सीक्रेट रख सकता हूं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? चलो, तो ड्यू टू दिस कंसेप्ट वेरियस फैक्ट्स which are not recorded in the accounting statement are shown by the way of footnote because of full disclosure। full disclosure मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ मैं आपको बता दूं। क्लियर है? चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे पे केस लगाया हुआ है 2 करोड़ का। कंपनी हैज रिजेक्टेड इट एंड फाइल्ड अ कोर्ट केस अगेंस्ट इट। शुड द कंपनी शो 2 करोड़ लायबिलिटी? नहीं, लायबिलिटी नहीं दिखाई। कंपनी बोलेगी देखो 2 करोड़ मेरे पे केस आया हुआ है, मैंने उसको एज्यूम नहीं किया है तो मैं इसको लायबिलिटी नहीं मानता, बट हाँ एज अ फुट नोट मैं बैलेंस शीट में नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नहीं बताऊंगा, पर मैं नोट में बता दूंगा कि मुझे आईटी का एक केस आया हुआ है 2 करोड़ रुपए का। शायद मैं हार जाऊं, शायद मैं जीत जाऊं, मुझे लग रहा है कि मैं वो जीत सकता हूं। क्लियर है? चलो ओके, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, मुझे नीचे बताना। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा मैटेरियलिटी कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? देखो मैटेरियलिटी कंसेप्ट है आइटम एंड फैक्ट हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इट इज इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। सपोज करो कि मैंने एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, अब वो पेन बनाती है तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करेगी, उसने एनुअल रिपोर्ट बनाई। अब एनुअल रिपोर्ट में वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको दिखाने पड़ते हैं। उसने दिखा दिए कि भैया मैंने ना 7 रुपये को 550 रुपये पे किए, 15 रुपये को ऑटो में इतने पे किए, 20 को इतने पे किए, 125, 675 दिस। अबे इतनी सब इन्फॉर्मेशन उसने मुझे बता दी है। एक बात बताओ, मैंने रिलायबल लिमिटेड के अंदर पैसा लगा रखा है, मुझे क्या जानना है? मुझे ये जानना है भैया रिलायबल पेन लिमिटेड ने पूरे साल में ट्रैवलिंग का खर्चा कितना किया। मुझे ये ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकअप से क्या मतलब है? मुझे बताओ टोटल कितना खर्चा किया। टोटल खर्चा 4124। तो यहां पे ये बताएगा। अगर आप रिलायंस की रिपोर्ट कार्ड ले लो, एनुअल रिपोर्ट कार्ड दे दो, तो वहां पे तो रिलायंस पूरे साल में कितने पेपर, कितनी पेंसिल, कितने पेन, कितने चाय के खर्चे होते हैं, कितने फूड के खर्चे होते हैं, कितने फ्लाइट के खर्चे होते हैं, वो सब बता देगी अपने एनुअल रिपोर्ट में कि मेरे एम्प्लॉय में, मेरे 1 लाख एम्प्लॉय है, उस 1 लाख एम्प्लॉय में 80,000 एम्प्लॉय ने ये फ्लाइट का खर्चा किया, ये ऑटो का खर्चा किया, ये बस का खर्चा किया, ये 2 रुपये खर्चा, ये 5 रुपये खर्चा। आप तो पागल हो जाओगे। अरे भैया मुझे ये बताओ आपके कंपनी ने पूरे साल ट्रैवलिंग में कितना खर्चा किया, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पूरे साल ट्रैवलिंग में 4124 खर्चा हुआ, मुझे इतना खर्चा चाहिए। तो यहाँ पे मैटेरियलिटी क्या बोलता है? आइटम और द फैक्ट हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और इट इज इररिलेवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। उसको आप क्लब करके बता दो। आपको दिखाना सब है, पर इसको क्लब करके आप मुझे एक फिगर बता दो, मुझे इतना मेरा खर्चा है। आपके पापा मम्मी पूछते हैं अकाउंट में मार्क्स कितना है, तो आप ये बताओगे ना 95। आप ये बताओगे क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क आए, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 मार्क आए, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 मार्क आए। उनको इससे मतलब नहीं, उनको मतलब है भैया तेरे अकाउंट में कितने मार्क्स है 95, हिंदी में कितने आए इतने, इंग्लिश में कितने आए इतने। उनको इससे मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट पे तुम्हारे 2 मार्क्स गए, उससे मतलब उनको नहीं है। ठीक है ना? मटेरियल कंसेप्ट इवन एक्सेप्शन टू अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। वो कैसे मालूम चलेगा आइटम मटेरियल है नहीं है? आपको कॉमन सेंस लगानी है। अगर कंपनी के कोई केस आ रखा है, इनकम टैक्स का केस आ रखा है, सपोज करो मेरी कंपनी के 10 करोड़ की सेल्स है और इनकम टैक्स वालों ने 20,000 रुपये का केस डाला हुआ है, मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि यार 20,000 रुपये का है, छोटा अमाउंट है, पर फिर भी मुझे उनको बताना पड़ेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ओके, तो लेफ्ट है कंपनी परचेज स्मॉल ब्लूटूथ स्पीकर ऑफ 750, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट द सेम एसेट। यार कंपनी ने, मेरी कंपनी है, लाखों करोड़ों की सेल्स होती है, मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लिया 750 रुपये का। अब मैं उसको एसेट मानूं या खर्चा मानूं? एसेट मानना चाहिए। आप तो बोलोगे सर उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, उसको एसेट मानो। नहीं, मैं उसको एसेट नहीं मानूंगा। 750 रुपये का है, छोटा सा प्रोडक्ट है, उसको मुझे बेचने वाला नहीं हूँ, खर्चा मान लूंगा। क्या मान लूंगा? खर्चा मान लूंगा। दूसरा, व्हेन कंपनी रिकॉर्ड द अमाउंट इट इग्नोर द पैसा। कभी कंपनी ने कुछ चीज़ खरीदी और उसमें रिकॉर्ड किया। सपोज करो आपने खरीदा 750 रुपीज़ 0.75 पैसा, तो आप उसको 750 में रिकॉर्ड
करो या 751 में रिकॉर्ड करो। पैसे को आप इग्नोर कर सकते हो, राउंड ऑफ आप उसको कर सकते हो। क्लियर है? कंपनी ए का टर्नओवर है, उसने क्लॉक खरीदी 5,000 रुपये, 2,000 रुपये का टर्नओवर है, 5,000 का है। और कंपनी बी का टर्नओवर सिर्फ 4 लाख, टर्नओवर मतलब सेल्स है। दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, वो 200 करोड़ का सेल करती है और भाई साहब ये सिर्फ 4 लाख की सेल्स करती है। इसने एक क्लॉक ली 5,000 की और इसने एक क्लॉक ली 5,000 की। इसने जो क्लॉक ली 5,000 की उसको खर्चा दिखा दिया। क्यों? अरे यार इतनी बड़ी कंपनी, 200 करोड़ की कंपनी है, 5,000 का खर्चा उसके लिए छोटा अमाउंट है तो खर्चा दिखा देगी। पर इसके लिए 4 लाख में 5,000 रुपये थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो ये इसको एसेट भी दिखा सकती है। तो कोई कंपनी कोई चीज़ को एसेट दिखा सकती है, कोई खर्चा दिखा सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। क्लियर है? अच्छा चलो, यहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म कर लिया, सारे बता दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको ये जो नोट्स जो स्लाइड्स चाहिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, बाय कर सकते हो वेरी नॉमिनल को। पर यस ज्वाइन जरूर कर देना, ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करो। हजारों बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है 11th एंड 12th का पूरा कोर्स। कुछ कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इतनी कम प्राइस रखी हुई है, ओनली 199 एंड 299। इससे कम मैं क्या रखूं? इसमें मैंने पूरा कोर्स यहाँ पे 400 घंटे का या 1000 प्लस 400 1400 घंटे का कोर्स, अरे सॉरी 400 घंटे का कोर्स है। 1000 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं 12th के, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के। तो अगर आपको सिर्फ 11th का चाहिए तो ये ज्वाइन करो, 11th और 12th दोनों का चाहिए तो ये ज्वाइन करो। पूरा 100% कोर्स कवर है, ये देख लो आप। और कुछ जानने की, कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कोचिंग में आप कुछ खर्चा मत करो। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा मैंने कोर्स आपके लिए बनाया है। चलो आप यूं ही मुझे आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।